नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन आपसी लड़ाई अभी जारी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच आज भी खेमेबाजी साफ तौर पर दिखाई दी। क्या है कर्नाटक के रण का अपडेट करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। बात रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते आत्मनिर्भरता के भारत के कदमों की भी। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक कांग्रेस में जोरदार खींचतान। सीएम बनने के लिए कांग्रेस में मचा घमासान। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की सीएम पद पर नजर। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं दोनों ही गुट। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। 928 साजो सामान का रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब करेंगे निर्माण। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। शहर में धारा 144 लागू। CISCE के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। 10वीं में 9 छात्रों को अंक बराबर सभी को मिले 499 अंक। 12वीं में 5 छात्रों ने 399 अंक हासिल कर किया टॉप। चक्रवाती तूफान मोखा ने म्यांमार के पश्चिमी तट सितवे के पास किया लैंडफॉल। रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर म्यांमार में बड़े पैमाने पर आपातकालीन योजना। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए हुआ मतदान। देश में बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल क्लिक डारोग्लियो को एर्दोगान पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मुख्य मुकाबला फियू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 112 रन से हराया। RCB ने राजस्थान को जीत के लिए दिया था 172 रन का लक्ष्य। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों DPSU द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 928 रक्षा साजो सामान की चौथी सूची को जारी किया है। ये सामान 715 करोड़ रुपए मूल्य के आयात प्रतिस्थापन में मदद करेंगे। अब ये सामान भारतीय डिफेंस सेक्टर की सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनाएंगी और अब ये सामान विदेशों से आयात नहीं करना पड़ेगा, जिसका फायदा भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगा। तो वहीं रक्षा खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ ने अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुल्स आई पर सफलतापूर्वक निशाना साधा है। INS मोरमुगाओ का डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। INS मोरमुगाओ भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। INS मोरमुगाओ परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है। इससे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी।
तो आईएनएस मोरमुगांव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत की अपनी रक्षा क्षमताएं लगातार विकास की ओर आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम साफ तौर पर दिखाई पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में रक्षा के क्षेत्र के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और बेहद खास, क्योंकि मोरमुगांव, आईएनएस मोरमुगांव की अगर बात की जाए तो उसने खुद से अपना इस सफलता को पूरा किया है। तो चाहे स्वदेशीकरण के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज की 928 उपकरणों की सूची ही नहीं, आज के अलावा पहले भी ऐसे बहुत से कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के माध्यम से, जिसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा आत्मनिर्भरता के कदम को आगे बढ़ाया गया। बहुत कुछ बदला है बीते 8-9 वर्षों में रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर में। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, आइए आपको सिलसिलेवार बताएं, लेकिन उससे पहले आज की जो बड़ी पहल है उसके क्या कुछ मायने, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रक्षा पीएसयू से स्वदेशीकरण की ओर, क्योंकि जो डिफेंस पीएसयूज हैं अब वो किस प्रकार से काम करेंगे, आज जो फैसला हुआ है उसमें चौथी सूची जारी की गई है। 928 उपकरण इसमें शामिल हैं। 715 करोड़ मूल्य के ये उपकरण पहले विदेशों से आते थे, अब हिंदुस्तान बनाकर खुद की अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूती देगा। 2500 उपकरण स्वदेशी तौर पर पहले ही पूर्व की 3 सूचियों के माध्यम से हिंदुस्तान में स्वदेशी तरीके से बन रहे हैं। उसके बाद की इन 3 सूचियों में 1228 ऐसे और उपकरण हैं जो कि समय पे ही उनका तय किया गया है कि उनको अब बनाना है हिंदुस्तान में ही। तो यानी कि ये जो डिफेंस के पीएसयूज हैं उनके माध्यम से कैसे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाए स्वदेशीकरण के माध्यम से, उसके लिहाज से बड़ी खबर, क्योंकि चौथी सूची जारी कर दी गई है। और किस तरीके से इस चौथी सूची में जो तमाम महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया उसमें क्या कुछ खास है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक भी अब भारत में बनेगा। नौसेना जहाजों का डेटा रिकॉर्डर भी वो भी हिंदुस्तान में बनेगा। गियर बॉक्स जैसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हिंदुस्तान अपनी दम पर बनाएगा। फायर ऑप्टिकल जायरो कॉम्पोस मरीन के लिहाज से भी हिंदुस्तान अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाएगा। और खास करके विशेष तौर पर अगर हम स्टील की बात करें तो जो जंग प्रतिरोधी स्टील होता है उसकी कपलिंग भी हिंदुस्तान अपने ही तरीके से बनाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का फैसला भी डिफेंस पीएसयूज के लिहाज से महत्वपूर्ण। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर्स में ओवरऑल भी कई सूचियां जारी की गई थी और उसका फायदा भी हिंदुस्तान को मिला था। आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में कैसे बड़े कदम आगे बढ़ रहे हैं उसका भी सिलसिलेवार तरीके से हम जिक्र करेंगे। 411 रक्षा साजो सामान अब सिर्फ देश में ही बनेंगे। इसको लेकर भी 4 सूची पहले जारी हो चुकी है और अपने आप में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे सामान पहले विदेशों से बनकर आते थे। भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब हिंदुस्तान इसको खुद बनाएगा। डीआरडीओ जो कि रक्षा अनुसंधान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, भारत की रक्षा अनुसंधान के लिहाज से वो क्षमता निर्माण में निजी क्षेत्र का मदद कर रहा है। यानी कि जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, उसमें डीआरडीओ भी उसके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से मदद कर रहा है। ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको फैसला लिया गया। मोदी सरकार के माध्यम से उसका फायदा सीधे तौर पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं। आयुध फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया गया है। यह एक बड़ा फैसला, क्योंकि डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए हैं। रक्षा उत्पादन के लिए 7 नए पीएसयू भी मोदी सरकार ने बीते 9 वर्षों के दौरान बनाए हैं। इसी तरीके से मौजूदा बजट में 75% घरेलू पूंजी खरीद को भी मंजूरी दी गई, यानी कि टोटल जो डिफेंस का बजट होगा उसका 75% पैसा देश की रक्षा उत्पादन की इकाइयों पे खर्च किया जाएगा, उनसे ही खरीद की जाएगी, यानी कि देश का पैसा देश में ही रहने वाला। इसी तरीके से एमएसएमई हो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में भी रक्षा का जो क्षेत्र है वो बड़ी मदद कर रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से 2 रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। तो ये अपने आप में बड़े काम हो रहे हैं। इसी तरह मेक इन इंडिया ही नहीं, अब मेक फॉर वर्ल्ड के पर भी फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को भी उस दिशा में तेज गति से मदद कर रहा है। बीते 5 वर्षों में
रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है और भारत मौजूदा समय में 85 देशों को निर्यात कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, यानी कि लगभग ये आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचने वाला, जिन देशों को भारत रक्षा साजो सामान निर्यात कर रहा है। इसी प्रकार से रक्षा निर्यात पहुंचा है 16,000 करोड़ के आसपास और बीते अगर कुछ वर्षों में बात की जाए तो इसमें 10% के आसपास इजाफा हुआ है, उससे ज्यादा भी इजाफा देखने को मिला है। 2025 तक रक्षा निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए के बराबर का सामान रक्षा निर्यात किया जाएगा 2025 तक, ये लक्ष्य रखा गया। ये अपने आप में एक ऐसा लक्ष्य है जिसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये कोशिशें लगातार जारी हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री एक बड़ी संस्था है, बीते कुछ समय पहले उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसने बताया था कैसे भारत में डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ रहा। वो रिपोर्ट क्या बताती है? वो रिपोर्ट बताती है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में 11% की गिरावट आई है, यानी कि जो भारत अभी तक विदेशों से अपने यहां सामान मंगाता था उसमें 11% की कमी आई है। ये बताता है कि यानी कि हम वो जो 11% सामान जो विदेशों से मंगाते थे हम अपनी दम पर बनाने लगे हैं। मेक इन इंडिया से हो रहा है स्वदेशी रक्षा उत्पादन। अब मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है पीएम मोदी ने, उसका बड़ा फायदा मिलता हुआ डिफेंस सेक्टर में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। रूस से हथियारों का आयात 37% तक घटा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर रूस लगातार हमारे रक्षा साजो सामान में सबसे बड़ा भागीदार था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसमें भी एक 37% तक की कमी आई है और ये 64% से घटकर 45% के आसपास आ गया है। और ये बताता है कि कैसे ये जो घटत हुई है, कमी हुई है, ये हम अपनी दम पर खुद पूरा कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एक तथ्य यह भी था सिप्री की रिपोर्ट में, फ्रांस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश, यानी कि हम अपना डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है उस सब में डाइवर्सिफिकेशन भी करते नजर आ रहा है कि हम एक देश तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां पर भी बेहतर रक्षा प्रौद्योगिकी है हम उसको हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो महज 2022-23 में ही लगभग 3.25 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई, यानी सरकार के माध्यम से महज एक साल का ही आंकड़ा आपको बताएं तो 3.25 लाख करोड़ के आसपास रक्षा खरीद की मंजूरी दी गई है। और पूरी खरीद प्रक्रिया में 99% खरीद भारतीय उद्योगों से करने का फैसला भी किया गया, यानी कि ये जो खरीद प्रक्रिया को मंजूरी मिली इससे देश में ही जो पूरी प्रक्रिया है उसका फायदा होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो देश से जुड़े हुए उनको एक तरीके से इसका फायदा मिलेगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित रक्षा उत्पादों की ही खरीद करने का फैसला किया गया। भारतीय उद्योगों को इसका एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और यह भारतीय उद्योगों को इसका फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो सरकार खरीद करेगी वो देशी उद्योगों से ही खरीद करती नजर आएगी। अगली स्लाइड पर हम जल्दी से चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से बीते समय में हिंदुस्तान ने जो आत्मनिर्भरता के दम पर अपने तरीके से तमाम बड़े बड़े काम किए हैं और हम खुद बड़ी चीजें बना रहे हैं। रक्षा साजो सामान, उसमें क्या कुछ हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसमें 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष की बात हो, यह हम अपने दम पे बनाने लगे हैं। युद्धक टैंक अर्जुन, T-90 टैंक और T-72 टैंक ये अब हिंदुस्तान में बनते हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशीकृत हो चुके हैं। तो ये वो साजो सामान है जो पहले विदेशों के माध्यम से निर्भर थे, अब हम अपनी दम पे बनाते हैं। हल्कू लड़ाकू विमान तेजस हिंदुस्तान में बन रहा है, चीता हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में बन रहा है, हल्के हेलीकॉप्टर डोर्नियर विमान भी हिंदुस्तान में बन रहे हैं और रुद्र हेलीकॉप्टर भी हिंदुस्तान में बन रहा है। ये पहले विदेशों से आए कलपुर्जों के आधार पर बनता था, लेकिन अब हम सब कुछ हिंदुस्तान में बना रहे हैं। इसी तरीके से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश हिंदुस्तान में बन रही है। अग्नि 5 मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक है, वो हिंदुस्तान में बन रही है। साथ ही साथ लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM हिंदुस्तान में अब खुद अपनी दम पर बना रहा है। तो ये महज वायुसेना और नौ या थल सेना तक ही सीमित नहीं, बल्कि अगर हम नौसेना की बात करें तो INS विक्रांत जो कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में से शामिल है, हिंदुस्तान ने अपनी दम पर इसको बनाने का कारनामा करके दिखाया। INS तरकश जैसे जो तमाम बड़ी चीजें उसको भी हिंदुस्तान ने अपनी दम पर करके दिखाया। यानी कि हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के आधार पर मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड और इंपोर्ट से एक्सपोर्टर की ओर आगे बढ़ता हुआ और भारत अपनी क्षमताएं दिखा रहा है कि कैसे हमने एक बड़ा बदलाव लिया है और इसका फायदा हिंदुस्तान अपनी रक्षा क्षमताओं में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में कुछ तथ्य थे, इसका हमने जिक्र किया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद 2 गुटों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया है कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और एसपी संदीप गुघे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित कर दिए। इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा, जबकि ISC में 96.93% छात्र पास हुए। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज्यादा रहा। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। The total number of candidates who appeared for the ICSE examination is 2,37,631. Number of girls who appeared for the ICSE examination is 1,09,500. Number of girls passed in the ICSE is 1,08,640. Number of girls unsuccessful in ICSE is 860. Number of boys who appeared for the ICSE examination is 1,28,131. Number of boys passed in the ICSE is 1,26,474. Number of boys unsuccessful in ICSE is 1,657. The pass percentage for ICSE is 98.94%. Girls, as usual, have done better than boys at the ICSE examination. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजस्थान का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी किए। राजस्थान दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात किसानों के मसीहा बाबा नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार सदस्य रहे थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी थीं। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने उनके योगदान को नमन किया।
बाबा को पूरा कार्यकाल एक एक मिनट 24 कैरेट गोल्ड की तरह किसान के लिए हो। सर छोटू राम की बात, किसान केसरी बलदेव मिर्जा जी की बात न सिरे चढ़ाई बाबा। याद करो वो जमानों जागीरदारा की कितनी ताकत थी, देश आजाद को नहीं हुए हो। जे टाइम कानून की पढ़ाई लेके बे उम्र के मां बाबा जो करे वो कोई सोच कौन सके। उपराष्ट्रपति ने नशे जैसी बुराइयों के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने इसको लेकर युवाओं से विशेष आग्रह किया। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे किसान पुत्र प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं, कृषि ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं में भागीदारी हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी किए। उन्होंने पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने नागौर में लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल के विश्व प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने वीर तेजाजी की आस्था से जुड़े नगाड़े भी बजाए। उन्होंने वीर तेजाजी के मंदिर के निर्माण कार्य संबंधित प्रगति रिपोर्ट भी ली। मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां, तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। यह प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती हैं। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया उसमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरन्ना जीआर और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन के साथ सफल बैठक हुई।
हमने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरता देखकर खुशी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यह बैठक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटल स्वास्थ्य जैसे नवाचार की प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन और उपयोग पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में G7 सदस्य देशों और आमंत्रित आउटरीच 4 राष्ट्रों भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम व थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने कहा, प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग एक सक्षमकर्ता और बराबरी लाने वाले के रूप में है, जो मजबूत स्वास्थ्य सेवा वितरण व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ाया है और विशेष रूप से निम्न व मध्यम आय वाले देशों में डिजिटल कमियों को दूर करने के लिए एक सक्षम ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को रेखांकित किया है। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के कोविड-19 टीका वितरण मंच कोविन ने पूरे देश के टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक को लगाए जाने की निगरानी की और न केवल कोल्ड चेन प्रबंधन की निगरानी की है, बल्कि एक QR कोड आधारित डिजिटल टीका प्रमाण पत्र प्रदान करने के अलावा टीके को लगाए जाने में नागरिकों व टीका देने वालों को सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसी तरह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी, जिसे महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, उसके माध्यम से पहले ही 11.5 करोड़ से अधिक की संख्या में नागरिकों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन मंच बन गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने डिजिटल स्वास्थ्य को एक विशिष्ट प्राथमिकता के रूप में सामने लाया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के रूप में पूरे विश्व के सभी डिजिटल पहलों के सम्मिलित तंत्र का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दृष्टिकोण के साथ ये पहल वैश्विक डिजिटल कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर मांडविया ने इस संबंध में प्रस्तावित पहल के लिए G7 देशों के समर्थन का अनुरोध किया। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोखा ने सितवे के निकट पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में लैंडफॉल किया है, जिसके चलते टेलीकॉम टावर के गिर जाने से रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं अवरुद्ध हो गई हैं। परिणाम स्वरूप सितवे, क्वात तऊ, मांग दाऊ, मिनविना और उत्तरी रखाइन के अन्य क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क समाप्त हो गया है। भारी वर्षा के साथ साथ अनेक जगहों पर भवनों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। म्यांमार में मानवीय मामलों में समन्वय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि रखाइन में 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान रखाइन के तटवर्तीय क्षेत्रों में प्रति घंटे 120 मील की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। और बात कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को जीत मिल गई हो, लेकिन उसकी आपसी अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी है। कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक मची हुई है। मुख्यमंत्री के पद के दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रस्साकसी जारी है। दोनों नेताओं के बीच पोस्टर वॉर जारी है, तो दोनों के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर आज नारेबाजी फिर से की है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर फैसला लेने की कवायद शुरू तो हो गई है, लेकिन कई कांग्रेसी नेता मान रहे हैं कि फैसला लेने में अभी वक्त लग सकता है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों को आए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ गई। कर्नाटक में कांग्रेस के 2 बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की नजरें सीएम की कुर्सी पर जमी हुई हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। कुर्सी की इस लड़ाई में रविवार को पोस्टर वॉर भी जुड़ गई। बेंगलुरु में डीके शिवकुमार के आवास के बाहर ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिनमें उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। वहीं बेंगलुरु में ही सिद्धारमैया के आवास के बाहर भी ऐसे पोस्टर नजर आए जिनमें उन्हें राज्य का अगला सीएम बताया गया है। जहां एक तरफ डीके शिवकुमार के समर्थक दलील दे रहे हैं कि राज्य में पार्टी की जीत के पीछे डीके का हाथ है,
वहीं सिद्धारमैया गुट का तर्क है कि उनके पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव और राज्य में लोकप्रियता दोनों चीजें हैं। चुनाव के फौरन बाद गुटबाजी के अचानक फूट पड़ने से बौखलाई कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खुद डीके शिव कुमार को ही आगे आकर सफाई देनी पड़ी। सीएम पद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में पड़ी इस फूट पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा ने कहा कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका नाम तय कर लेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं में खींचतान है। उनके सुबह के नाश्ते की टेबल पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। वो जितनी मर्जी आपस में खींचतान करें उसको कोई लाभ नहीं, चाहे वह दोनों में से कोई हो या कोई तीसरा हो, चाहे 10 जनपद की ब्रेकफास्ट टेबल पे ही होगा। पार्टी के अंदर वहाँ पे खींचातानी शुरू से थी, अब से नहीं। और शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में खींचतान है और बाकी लोग भी हैं जो रेस में हैं। उधर चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में भी मंथन का सिलसिला शुरू हो गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार से मुलाकात की। बसवराज बोम्मई ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में एक औपचारिक बैठक बुलाकर गहन विश्लेषण करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा वापसी करेगी। We have had an informal meeting with our president and we have discussed certain issues and will shortly call elected representatives and also people who are contested and will do an in-depth analysis and come out and do the correction course and will come back to power in Lok Sabha. डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भले ही एक पार्टी में हों, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था। सिद्धारमैया की उपस्थिति में उनके समर्थक उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग करने लगे थे। वहीं वोकलिगा समुदाय के साथ बैठक के दौरान डीके ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता दी थी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को बीच बचाव कराने के लिए आगे आना पड़ा था और दोनों से कह दिया गया था कि वो सीएम पद की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ न कहें। जानकारों का कहना है कि चुनाव के दौरान इन दोनों की प्रतिद्वंदिता सार्वजनिक न हो, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब जबकि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को चुनने की घड़ी आ गई है, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वो दो पुराने प्रतिद्वंदियों में से किसको चुनेगी और जिसे चुना नहीं जाएगा उसका अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक में कांग्रेस की आपसी खींचतान लगातार जारी है, लेकिन कैसे अब बीच का रास्ता निकलेगा और किस प्रकार से सरकार का शक्ल सामने आएगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। इट्स फाइनली हियर। वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम खबर दिखा रहे थे कर्नाटक में कैसे सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी है। इसी पे हम करेंगे चर्चा और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और विशेष इससे जुड़ा हुआ है किस प्रकार से कांग्रेस में कर्नाटक की खींचतान एक तरीके से जारी है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आयशा, सबसे पहले तो आपसे ही खबर कि इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे से क्या कुछ खबर, किसी नाम को लेकर सहमति, कोई जानकारी? इस वक्त कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग सीएलपी चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 स्टार होटल में सीएलपी चल रही है और इस होटल के सामने पूरा तमाशा हो रहा है। एक तरफ डीके के सपोर्टर्स हैं, डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स भारी मात्रा में यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ है सिद्धरामैया के सपोर्टर्स और दोनों के बीच में नारेबाजी चल रही है यहाँ पर और काफी तनाव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है 5 स्टार होटल के बाहर। और जो सीएलपी चल रही है अंदर वहाँ पूरे करीब 135 विधायक जो है कांग्रेस के, ये तमाम विधायक मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से 3 ऑब्जर्वर्स जो है सीसी ने गठित किया है, तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली से भी पहुंचे हैं और इस दौरान ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है डीके और सिद्धरामैया के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पेश किया जाए जिसके तहत दोनों को आधे आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री का पद शेयर करना पड़े, यानी 2.5 साल सिद्धरामैया, 2.5 साल डीके शिव कुमार। लेकिन इसमें भी दिक्कत यह है कि पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के सामने है, क्योंकि दोनों जो दावेदार हैं दोनों अपने अपनी जगह से, अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं और दोनों की जो मांग है वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सिद्धरामैया एक वरिष्ठ नेता है और सिद्धरामैया पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सिद्धरामैया एक मास लीडर है और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी संगठन चलाना बेहतर जानते हैं और कांग्रेस की इस जीत में उनका भी बड़ा हाथ माना जाता है। तो ऐसे में दोनों की दावेदारी, दोनों के प्लस पॉइंट्स, दोनों पर बातचीत हो रही है और ये भी होगा कि इन दोनों के नाम को लेकर सीक्रेट बैलेट भी चलाया जा सकता है और जितनी ज्यादा वोटिंग होगी डीके के नाम पर या फिर सिद्धरामैया के नाम पर, ये नाम जो है फिर दिल्ली पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फैसला निकल कर आएगा, कोई अंतिम फैसला यहाँ पर होगा, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वो दिल्ली से इस पूरी सीएलपी को मॉनिटर कर रहे हैं। जब तक चाहते तो यहीं पर रहकर इस पूरे मामले को तुरंत निपटा सकते थे, लेकिन कांग्रेस को जीत हाथ लगी है तो जीत के साथ साथ कांग्रेस के कई चुनौतियां भी हाथ लगी है। तो बहुत मुमकिन है कि ये बैठक अभी भी हो सकती है आज और नाम का ऐलान शायद आज होना मुमकिन नहीं लग रहा है। आयशा, बहुत महत्वपूर्ण चीज और तस्वीरों में स्टैब्लिश हो रहा है आपके पीछे कैसे दोनों ही खेमे के जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेता की सीएमशिप की दावेदारी का जो शोर मचा रहा है वो आपके पीछे से कहीं ना कहीं सुनाई भी पड़ रहा है। शेखर अय्यर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। शेखर जी, ये अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है, ये लगभग पहले से भी तय था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में चुनाव के समय इस आपसी विरोध को कांग्रेस आलाकमान की ओर से दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जब सीएम का नाम तय करने की बात आई है तो फिर से दोनों ही चेहरों के बीच में वो रस्साकशी देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण बात वही कि इस वक्त जो ज्यादा दबाव बना लेगा वही शायद दिल्ली से अपना नाम तय करवा लेगा। शेखर जी। हरेंद्र जी, हमने चुनाव के दौरान भी देखा, पहली बार एक पार्टी के 2 बड़े नेता कह रहे हैं अपने आप को कि मैं एस्पिरेंट सीएम हूं। दोनों बोले, मैंने किसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा खुल के बोले कि भाई मैं एस्पिरेंट हूं, मैं एस्पायर कर रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं। तो ये पहले ही प्रॉब्लम था, लेकिन किसी तरह बीच बीच में वीडियो भी दिखाया गया कि दोनों लीडर कैसे आपस में बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं, वो सब हो गया काम। लेकिन अभी सवाल है कि डीके शिव कुमार, आपने देखा होगा जिस दिन चुनाव का परिणाम आया वो तो उस दिन रो पड़े
रो पड़े कि मैंने इतना तकलीफ उठाया, सब कुछ उठाया। अच्छा, वो क्यों रोया समझ नहीं आया, क्योंकि उनके लिए खुशी का माहौल था, लेकिन फिर भी वो रो रहे थे। इसका कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंतिम फैसला जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेंगे, जिसको ये कहते हैं कांग्रेस हाईकमान। और दोनों तरफ से दबाव है। बीच बीच में ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार खरगे का नाम भी बीच में उन्होंने सर्कुलेट किया कि उनकी भी न्याय होनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में कभी दलित सीएम नहीं बने हैं, वो दलित नेता है। तो इससे बातें आ रही है। देखिए, दोनों नेताओं आखिरी आपके सिद्धरामैया कह चुके हैं कि मेरा अंतिम इलेक्शन है, पिछले बार भी यही बोले। और सिद्धरामैया के पक्ष में कई एमएलए उनके साथ हैं और उनका अनुभव है, संगठन का भी है, सरकार का भी है। डीके शिव कुमार भी मंत्री रह चुके हैं और 89 से कांग्रेस में ही है, क्योंकि सिद्धरामैया बाहर से आए, जेडीएस से तोड़ के आए थे। तो एक लॉयल कांग्रेस वाले जो पुराने कांग्रेस है, वो चाहते हैं कि भी इस बार आप मौका दीजिए डीके शिव कुमार, क्योंकि वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये पार्टी ने चुनाव लड़ा और पार्टी ने जीता है। तो इस तरह प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन जो सोल्यूशन होगा, आप जो बात कही जा रही है 50-50 यानी रोटेशन बेसिस होगा, ये भी इन दोनों नेताओं के लिए कोई बड़ा अच्छी सोल्यूशन नहीं है। नरेंद्र जी, आयशा, किस तरह से आप देख पा रही हैं या क्या एक जानकारी मिल पा रही है, अगर 50-50 वाली बात या 2.5 साल वाली बात आती है तो कई राज्यों में कांग्रेस को इस प्रकार के फार्मूले से बड़ा मुश्किल हुई है। अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अन्य जगहों पर भी बड़ा मुश्किल हुई है अपने आप में इस प्रकार के फार्मूले से। तो क्या कांग्रेस उस प्रकार का फार्मूला जिससे उसे अन्य राज्यों में दिक्कतें हुई हैं उस पर आगे बढ़ेगी या फिर ठोस होकर एक फैसला लेगी, यहाँ साहब हम ये फैसला ले रहे हैं? देखिए, बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए किसी तरह का ठोस फैसला लेना, क्योंकि जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं बाहर, जिस तरह की एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई है दोनों सपोर्टर्स के बीच में, दोनों पार्टियों के, दोनों गुटों के सपोर्टर्स के बीच में, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई ठोस फैसला ले लिया जाएगा और आज ही नाम का ऐलान हो जाएगा। अब ये देखिए, शायद बैठक कल भी होगी और जैसे कि मैंने बताया दिल्ली में भी बैठक होगी। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डीके पर जो केसेस है, डीके पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है और सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत भी कर्नाटक सरकार से ले ली थी। तो क्या ये तमाम चीजें कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं? अगर डीके मुख्यमंत्री का पद संभाल भी लेते हैं और जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, तो आगे चलकर क्या ये केस जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस है और डिस्प्रोपोर्शनेट आय से अधिक संपत्ति का केस है, ये केस उनके लिए कितना मुसीबत बन सकता है, कितनी हद तक गले की हड्डी बन सकता है? क्योंकि देखिए, कैंपेन के दौरान भी कई बार उन्हें सीबीआई की तरफ से बुलावा आया, उन्हें कैंपेन छोड़कर बार बार जाना पड़ा सीबीआई के दफ्तर। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या उन पर क्या कांग्रेस जो बीजेपी पर आरोप लगाई थी, 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाई, पे सीएम का आरोप लगाई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 40% सीएम बताया, तो जो कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीता, तो क्या कांग्रेस अब दोबारा इसका जवाब दे पाएगी कि डीके शिव कुमार पर जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेस केस है, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इस पर भी तो जरूर उंगलियां उठेंगी, इस पर भी जरूर सवाल उठेंगे। तो कांग्रेस को ये तय करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बारीक धार है, यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। तो देखना दिलचस्प होगा कि फाइनली नाम किसका आता है। तीसरे नाम का, दोनों के बीच में तीसरा नाम आना भी कोई रूल आउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो दबाव बन रहा है दोनों गुटों की तरफ से कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाए या फिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। तो अब जैसा कि बीजेपी ने भी ये चुटकी ली कि ये तमाम चीजें जो है अब सोनिया गांधी के दरबार में ही तय होंगी, तो जाहिर है हो सकता है ये दिल्ली में ही तय होगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि विधायक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक सिद्धरामैया के समर्थन में भी है, लेकिन बहुत विधायक ऐसा भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार को ये पूरी जो जीत है उसका क्रेडिट जाना चाहिए और वो इसके ज्यादा दमदार दावेदार माने जाते हैं। जी शेखर सर, एक महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि जब टिकट वितरण का मामला था तो उस समय इस बात को लेकर भी खींचतान थी कांग्रेस के कि साहब किसका व्यक्ति को टिकट मिलनी है, क्योंकि उसके आधार पर ही लॉयल्टी तय होनी थी। अगर इतनी ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी सीएम बनने को लेकर तो फिर बात बिगड़ने तक जाती है और रिवॉर्ड भी कई बार देखने को मिला है। तो क्या एक तरीके से कांग्रेस के लिए जीत भले ही आई हो जनता के दरबार से,
लेकिन आपस में खींचतान कहीं एक मुश्किल पैदा तो नहीं कर देगी कर्नाटक में? नहीं, कर सकता है। देखिए, अगर डीके शिव कुमार को बनाया जाता है, क्योंकि उनकी दावा भी है और दूसरी बात उनको मौका ही नहीं मिला है, वो बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिद्धरामैया और उनके समर्थक भी उसको स्वीकार कर लेंगे इतनी आसानी से। हो सकता है तुरंत प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे 2018 में हुआ था, देखिए सिद्धरामैया को सरकार से बाहर रहना पड़ा और कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार सरकार में बन गए थे। कुमारस्वामी बन गए मुख्यमंत्री, जेडीएस के नेता, और डीके शिव कुमार उस मंत्रिमंडल में थे, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे थे, रेवेन्यू वगैरह। तो ऐसी बात आई तो मुझे लगता है कि सिद्धरामैया नाखुश रहेंगे और बीच बीच में ठोकते रहेंगे जैसे पहली बार ठोकते रहे, और जिसका असर आने वाले जो लोकसभा चुनाव में उसका बहुत असर होगा, क्योंकि आसानी से वो स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, सिद्धरामैया कांग्रेस के ओरिजिनल नहीं है, बाहर से आए। तो ये पुराने कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई हम लॉयलिस्ट हैं, हम पुराने कांग्रेस के हैं, लॉयलिस्ट हैं, जिसमें खड़गे भी शामिल है, डीके शिव कुमार, क्योंकि डीके शिव कुमार 1989 से कोई चुनाव नहीं हारे, इतने पुराने कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, नीचे से ऊपर आए। तो इससे लग रहा है कि इस बार ये इजी सॉल्यूशन नहीं है। अगर सिद्धरामैया को मौका देंगे तो डीके शिव कुमार कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये सरकार चलाने में, सरकार के अंदर जो जिस तरह की एकजुटता होनी चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सारे में सवाल पैदा होगा। बिल्कुल। आयशा, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या ये जो ख्वाहिशें हो गई हैं दोनों ही खेमों में, क्या ये रिवोल्ट तक जा सकती हैं? क्या एक विरोधाभास भी इस प्रकार का देखने को मिल सकता है अगर नाम तय नहीं होता किसी एक खेमे का? देखिए, मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, इससे जरूर आगे ये जो है किसी तरह के विरोध में भी बदल सकता है, क्योंकि बात फिर बाद में जाति कास्ट आधार पर भी आकर रुकती है कि सिद्धरामैया बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुरुपा कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और डीके शिव कुमार मुक्तलिका जाति के एक बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो कास्ट के आधार पर अगर हम देखें तो ये मामला जो है इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। और जब कास्ट की प्रेस्टीज का सवाल आता है तो कर्नाटक में कई चुनाव के नतीजे, ये तमाम चीजें जो है एक फोकस बन जाती हैं। तो ऐसे में आगे चलकर दोनों समुदायों के बीच ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और दूसरा रह गया। लेकिन खास बात ये भी है कि अगर कांग्रेस मैच्योरिटी से काम करती है, कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है 5 गारंटी को लागू करना। ऐसे में सिद्धरामैया के पास अनुभव है, एक वित्त मंत्री का अनुभव है, और उन्होंने शासन भी चलाया है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ी ये चुनौती पूरी करना चाहती है, अपने वादे पूरा करना चाहती है, तो हो सकता है सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगा दे। लेकिन जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का इमोशन जो डीके शिव कुमार बना रहे हैं, बिल्कुल, ये और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर बिल्कुल रहा आज है। उनका जन्मदिन भी है और वो कहीं ना कहीं उनके समर्थक उस सब चीजों को लेकर अति उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये अपने आप में बगावत की ओर बढ़ सकता है? क्या इस प्रकार की दिक्कतें कांग्रेस को आ सकती हैं? ये देखने वाला मामला दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयशा आपका भी, शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास।
मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और बात G20 की। भुवनेश्वर में रविवार से 4 दिवसीय G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की शुरुआत हुई। 17 मई तक चलने वाली इस दूसरी बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बाहर से आए हुए प्रतिनिधियों को पुरी के नीलाद्री तट के दर्शन भी कराए गए, जहां सभी विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति देखकर अभिभूत नजर आए। देखिए हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो की पुरी से ये खास रिपोर्ट। पुरी के नीलाद्री तट पर सजी है ये अनोखी कलाकृति, जिसे देखकर समुद्र की लहरें खुशी से उछल रही हैं। और क्यों ना हो, आखिर बात हमारी संस्कृति की जो है। ओडिशा के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार को दर्शाते इस कलाकृति को बनाया है विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। भुवनेश्वर में शुरू हुई 4 दिवसीय सेकंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तहत रविवार यानी 14 मई को सभी सदस्य देश और 8 मेहमान देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर ये मीटिंग्स भारत की अध्यक्षता में देश भर में 250 मीटिंग्स 56 सिटीज में आज शुरुआत हुआ है। पुरी के तट पर भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us, all the 20 countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। संस्कृति सबको जोड़ती है, और क्यों नहीं। ये कलाकृति जिसे बनाया है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने, वो अपने आप में गवाह है भारत का जो ये मानता है वसुदैव कुटुंबकम। और हमारे G20 का मोटो भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, पुरी बीच, ओडिशा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 16 मई से 27 मई तक होने वाले कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ईशा गुप्ता और मणिपुर की अभिनेत्री कांगा बाम तोम्बा भी होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर महोत्सव में उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे, जो भारत को विषय वस्तु निर्माण के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में भारतीय पंडाल को अहमदाबाद का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान तैयार कर रहा है। इसकी मुख्य विषय वस्तु शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी है। पंडाल का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का प्रतीक है। कान फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से 4 भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इनमें केनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कनेडी शामिल है। इसके अलावा महोत्सव में कई अन्य भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मणिपुरी फिल्म
ईशा नहो का प्रदर्शन क्लासिक श्रेणी में होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वे अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर रहे। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने जयराम ठाकुर की राज्य सरकार के प्रयासों का भी जमकर सराहना की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर है। उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर जिले की कई विधानसभाओं का दौरा करते हुए लोगों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति विभाग बनाया। आज करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 साल देश पर राज किया, लेकिन वो 2 करोड़ 75 लाख घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा सकी, जबकि मोदी सरकार ने 3 साल के दौरान ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल कायम की है। जल शक्ति विभाग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से बनाया और एक संकल्प लेकर चले वो कि देश के हर परिवार को हर घर में पानी का कनेक्शन लगाकर देंगे। कांग्रेस ने 65 साल राज किया होगा, केवल 2 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच पाए थे। मोदी जी की सरकार ने 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों में सीधा पानी का कनेक्शन लगाने का, पानी पहुंचाने का काम किया है। जो 60 सालों में नहीं कर पाए, हमने वो 3 सालों में करके दिखाया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में रेल के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों से ही देश की पहली वंदे भारत रेल हिमाचल प्रदेश के ऊना से चली। अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों की भी चर्चा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा द्वारा किए गए कामों के बारे में बात की। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की यादों को सजाने का काम किया है। नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो, मुंबई में तो 400 करोड़ रुपए की केवल भूमि खरीदी हिंदू मिल, तब जाके वहां पे इतना बड़ा म्यूजियम अंबेडकर जी के नाम पे बन रहा है। दिल्ली के अलीपुर में इतना बड़ा म्यूजियम बना, फिर दिल्ली के जनपद पे जहां मेरा पुराना घर था उसके सामने 250-300 करोड़ रुपए का अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, वहां पे इतना खूबसूरत बनाने का काम हुआ। लंदन का पुराना घर जो बिक चुका था कई हाथ, उसको वापस खरीदकर वहां पे म्यूजियम बनाने का काम हुआ। नागपुर मऊ में फिर अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की बात हो या अंबेडकर जयंती पर छुट्टी 14 अप्रैल को देने की बात हो, कांग्रेस ने इनमें से कोई काम नहीं किया था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने करने का काम किया। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है। कमेटी भी बनी, निष्पक्ष, उस पे उनके बात भी सुनी गई। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनाकर डे टू डे वर्किंग जो है रेसलिंग फेडरेशन की, वो चलाने का काम भी आईयूए ने शुरू कर दिया है। ट्रायल्स भी खिलाड़ियों के लिए, अलग अलग गेमों के लिए शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करके बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए, जांच शुरू कर दी है। मैजिस्ट्रेट के पास ये गए, वहाँ पे भी बयान दर्ज हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर विश्वास करके अपने धरने को समाप्त करना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान जयराम ठाकुर सरकार के प्रयासों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया और कहा कि इसके लिए कठोर कदम उठाने के लिए वो प्रशासन से भी बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने संगठन को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक में बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक दलों की बैठक चल रही थी। उस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से नेता चुनने का एक तरीके से फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। ये खबर निकल कर आ रही है। विधायक जो नवनिर्वाचित हैं, उन्होंने इस बात का फैसला लिया है कि जो पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो विधायक दल के नेता को
चुनेंगे, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा इसको चुनेंगे, ये खबर निकल के आ रही है। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। आयशा, क्या कुछ पूरा डिटेल? जी देखिए आर्यन, जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो फैसला दिल्ली में ही होगा और अभी अभी बैठक खत्म हुई है और एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है। एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन इसमें कहा गया है कि the CLP meeting authorizes the AICC president to appoint the new chief minister। तो ये फैसला जो है अब कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में डाल दिया गया है। तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाया और बहुत मुश्किल है कांग्रेस के विधायकों के लिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए। तो अब जो विधायकों को आज यहाँ पर फैसला करना था और सीक्रेट बैलेट की बात हो रही थी, ये तमाम चीजों के बावजूद एक लाइन का रेजोल्यूशन पारित किया गया है और कहा गया है कि ये फैसला जो है अब AICC अध्यक्ष करेंगे। तो दिलचस्प होगा देखना ये होगा कि कल किसके नाम पर मोहर लगती है। आयशा, महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद उनका नाम भी रेस में चल ही रहा था। आप भी, हम लोग इस बात का जिक्र कर ही रहे थे और उनको तय करने का दिया गया है जिम्मा, तो ये भी अपने आप में बेहद रोचक और दिलचस्प होगा। जी हाँ, बहुत दिलचस्प है ये, क्योंकि ये नाम तो DK शिव कुमार ने फ्लोट किया था और उन्होंने कहा था कि अगर दोनों के बीच में सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के बीच में विधायक दल सर्वसम्मति से कोई फैसला नहीं कर पाता तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये नाम जो है DK शिव कुमार ने फ्लोट किया था। तो देखना यह होगा कि अब कांग्रेस इस पूरे बात को कैसे देखती है, कांग्रेस कैसे इस पूरे उलझन से बाहर निकलती है, क्योंकि AICC अध्यक्ष होने के नाते जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप के लिए ऐसा कोई फैसला कर नहीं सकते, क्योंकि पहले उन्हें AICC अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना होगा और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन ये बहुत मुमकिन है क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस AICC अध्यक्ष को बदलना नहीं चाहेगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में होंगे, लेकिन DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच अब फैसला करने का हक मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के आला नेता और जो ऑब्जर्वर्स यहाँ से जाएंगे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातचीत करने के बाद एक नाम पर मोहर लगाएंगे। आयशा, महत्वपूर्ण ये भी होगा कि कल DK शिव कुमार के जब आंसू आ गए, वो ज्यादा असर दिखाते नजर आएंगे नाम तय करने को लेकर, या फिर सिद्धरामैया की भावनात्मक अपील कि साहब मेरा ये तो आखिरी चुनाव है, ये भी सब मैटर करेगा ना जब नाम तय हो रहा होगा दिल्ली में। जी देखिए, बहुत ही इतने नाटकीय अंदाज के साथ कोई मुख्यमंत्री तय नहीं किया जा सकता। कोई भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई भावुक होकर ये कह रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, कोई ये कह रहा है कि उन्होंने मेहनत की है तो उन्हें मत दे दिया जाए और वो आंसू बहा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में आंसू और भावनाओं से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे फैसला लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी अपील और कौन सी जो भावनाओं से भरा जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो कांग्रेस के आला नेताओं को पसंद आ जाए। तो ये बहुत ही नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री का ऐसा तय होना, ये बहुत ही अजीब सा एक डेवलपमेंट कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस में सर्वसम्मति से एक नाम पर मुख्यमंत्री का नाम तय होना होता तो आज ही यहीं पर तय हो जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह के नाटकीय अंदाज में AICC के अध्यक्ष पर फैसला छोड़ दिया गया और एक लाइन की जो रेजोल्यूशन यहाँ से पारित की गई। जाहिर है इससे कई विधायक भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि विधायक भी चाहेंगे कि अभी तमाम विधायक जीत कर आए हैं तो वो एक सरकार बनाए और शासन दे और जो 5 साल की गारंटी जो दिया है तमाम चीजें जल्दी से जल्दी लागू हो। आयशा, लेकिन जो अभी बेंगलुरु में जो कवायद चल रही थी वहां पे प्रेशर टैक्टिक्स भी देखने को मिली दोनों खेमों की ओर से। अब वहां से गेंद अब आ गई है दिल्ली में, अब यहां तय होना बाकी है, लेकिन ये जो प्रेशर टैक्टिक्स थी दोनों खेमों की ओर से ये तो खत्म नहीं होगी ना, अब तो दिल्ली की रेस शुरू हो जाएगी। लाभ वो जो दबाव या प्रभाव की जो कोशिश थी वो यहाँ पे भी दिल्ली में भी जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये दबाव बना रहेगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है चल रहे हैं। DK शिव कुमार की तस्वीरों को DK शिव कुमार की तस्वीरें लेकर उनको दूध से तस्वीर को नहलाया जा रहा है
और यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है उनकी तस्वीरों का। और यहाँ पर सिद्धरामैया के कुछ जो समर्थक हैं वो चुपचाप खड़े हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि कैसा डीके शिव कुमार का खुद एक जबरदस्त दबाव बना रहा है और सिद्धरामैया का खुद जो है वो चुपचाप खड़े होकर नजारे देख रहा है। और यहाँ पर उनकी नारेबाजी जो है लगभग कम हो गई है। तो ये पूरा ड्रामा जो है यहाँ पर 5 स्टार होटल के सामने चल रहा है बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर जरूर पहुंचा है। और जिस तरह से अब एआईसीसी के पाले में पहुंचा है तो ये अब दिल्ली में भी कल अगर आज रात को नाम तय नहीं होता तो कल दिन भर इसकी कवायद चलती रहेगी। और हो सकता है कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया जाए और दिल्ली में सोनिया गांधी से बातचीत करने के बाद एक राय बनाकर मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी जाए। आयशा, क्योंकि टिकट वितरण से लेकर अपने अपने लॉयलिस्ट को जिताने की जो कोशिश दोनों खेमों से चुनाव के दरमियान देखने को मिली थी, उसका असर कम से कम जो पर्यवेक्षक अभी पहुंचे थे विधायकों की राय लेने के लिए, भले ही उन्होंने सर्वसम्मत से फैसला लिया हो पार्टी हाईकमान के लिए, लेकिन कम से कम अपना एक दबाव तो दिखाई दिया होगा या अपना एक संकेत जो देना होता है पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक या लॉयलिस्ट दिखाने को लेकर, वो तो कम से कम कहीं ना कहीं कन्वे हो ही गया होगा। जी जी बिल्कुल, ये साफ हो गया है कि मीटिंग के दौरान भी ये दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई और कुछ विधायकों ने इस मीटिंग में अपनी अपनी तरफ से राय भी रखी है, लेकिन कुछ विधायकों को बोलने भी नहीं दिया गया है। ये भी खबर मिल रही है कि कुछ विधायक अपनी राय रखना चाहते थे, कुछ लोगों को चुप कराया गया। लेकिन बाहर जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स जो बिल्डअप हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के दोनों खेमे अब आमने सामने है। यानी दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इनको साथ लेकर चलते थे, एक को लेफ्ट में रखते थे, एक को राइट में रखते और हमेशा राहुल गांधी उन्हें साथ लेकर चलते थे। और चुनाव के दौरान बहुत कोशिश करते रहे राहुल गांधी के दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद ना हो। तो दोनों ने एक यूनाइटेड फाइट भी दी है इस चुनाव के दौरान, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त है कांग्रेस के लिए, बहुत नाजुक घड़ी है, क्योंकि जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या ये विद्रोह में बदल सकता है, ये भी संभव है अरेंज, क्योंकि सिद्धरामैया जो कुरुबा जाति के गद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है और वो हमेशा से ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के जाति को लेकर एक अहिंदा मूवमेंट चलाया है। ये अहिंदा मूवमेंट के चलते सिद्धरामैया की एक पहचान है और अगर सिद्धरामैया ज्यादा नाराज होते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी से किनारा भी कर लें, क्योंकि सिद्धरामैया के लिए ये संभव है। तो ऐसे में पार्टी को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या प्रेशर, क्या आंसू या फिर अनुभव पार्टी के सामने ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आपके माध्यम से हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उस तस्वीर में भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की कुर्सी अगल बगल में रखी गई है। कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से है कि साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, कोई समस्या नहीं, हम मिलकर निपटा लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस हॉल के बाहर समर्थकों की नारेबाजी सब कुछ बयां कर देती है कि कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा। बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से अपडेट देने के लिए। और निश्चित तौर से कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का नाम अब दिल्ली से तय होगा। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आधार पर, उनकी सहमति के आधार पर यह नाम तय होगा। तो फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।